हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज कक्षा बारह में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, इससे पहले पहले उसको थोड़ा रिमाइंड करा दें आपको। डीएनए पुनर्योगा डीएनए तकनीक के साधन चल रहे थे हमारे। मैंने आपको प्रतिबंधन एंजाइम कराया, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो उसी में ही आज हमारा टॉपिक है डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन। खंड का पृथक्करण एवं विलगन। ठीक है, ये आज का टॉपिक है हमारा, सेपरेशन एंड आइसोलेशन। सेपरेशन एंड आइसोलेशन, डीएनए फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है मेरे पास, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा आपको। इससे पहले मैं कुछ पॉइंट है, जैसे आप नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। देखिएगा कि जो हमारा प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, उसके द्वारा काटने पर क्या होता है। मैंने बताया था आपको, जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो क्या काम करता है, डीएनए को काटने का काम करता है। ठीक है, वो भी दो प्रकार का बताया था मैंने। न्यूक्लियस एंजाइम जो बताए थे दो प्रकार के, एंडो और एक्सो की बात करी थी मैंने पिछली वीडियो में। तो इसमें दिया हुआ है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटने पर विभिन्न लंबाइयों के अनेक डीएनए खंड उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इन खंडों को एक विशेष तकनीक द्वारा अलग कर सकते हैं। इस तकनीक को जैल विद्युत का संचयन या जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित अणु होते हैं। जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक विद्युत वाला क्षेत्र है। यह एग्रोक जैल मैट्रिक्स भाग होता है, उसमें एक कैथोड यानी कि निगेटिव एवं एक एनोड पॉजिटिव से बना होता है। ठीक है, डीएनए खंडों को कैथोड पर रखा जाता है क्योंकि डीएनए ऋणात्मक आवेशित होते हैं, अतः ये धनात्मक आवेशित एनोड क्षण की ओर गति करते हैं। एग्रोक जेल चलनी यानी सीविंग प्रभाव वाले होते हैं। इस कारण डीएनए खंड गति करते हुए एनोड की तरफ जाते हैं। बड़े डीएनए खंड धीमे गति करते हैं, जबकि छोटे डीएनए खंड तेजी से गति करते हुए दूर छोर तक पहुंच जाते हैं। देखिएगा, आइए कुछ पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट हमारा ये तो थी, मैंने थोड़ी सी समझ बताई इसके बारे में कि किस तरह से कार्य करते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा डीएनए के छोटे छोटे खंडों को विभाजित किया जाता है। यानी कि पहले, यानी कि जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उससे क्या किया जाता है, डीएनए के छोटे छोटे खंडों को काट लिया जाता है। अगला पॉइंट है, इन टुकड़ों को किसके द्वारा, जो हमारा जैल, जैसा भी बात की मैंने, जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा क्या कर लेते हैं, अलग कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए के जो हमारे ऋणावेशित टुकड़ों को क्या करते हैं, एनोड की तरफ भेजकर अलग कर सकते हैं। यानी जो डीएनए के जो ऋणावेशित नेगेटिव चार्ज वाले जो टुकड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, अलग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कौन सा माध्यम होता है, एक जेल होता है, क्या, एग्रोज जेल। एग्रोज जेल, ये जेलोसिस जेल के माध्यम से इनको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, एग्रोज जेल समुद्री घास से प्राकृतिक बहुलक के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब कहने लगे ये वाला जेल कहां से, समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एग्रो जेल के छलनी प्रभाव द्वारा, यानी कि एग्रो जेल को जब के द्वारा हम जब छानते हैं, इसको छलनी प्रभाव द्वारा डीएनए के टुकड़े आकार के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा, हम किसी चीज को छानते हैं तो हम बारीक टुकड़े नीचे निकल जाते हैं और जो साइज में बड़े टुकड़े होते हैं वो छलनी में ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, ठीक वही प्रोसीजर होता है यहाँ पर भी, डीएनए को छलनी के द्वारा छान लिया जाता है। डीएनए के टुकड़े जितने छोटे होते हैं वे एग्रो जेल पर उतने ही दूर तक जाते हैं। यानी जो डीएनए के जो टुकड़े होंगे छोटे होंगे, वो एग्रो जेल पर उतने ही दूर तक चले जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, डीएनए के इन खंडों को देखने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करके पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव में लाया जाता है। नेक्स्ट है, अभिरंजित डीएनए खंड पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से चमकीले नारंगी रंग की पट्टियों पर
के रूप में दिखाई देते हैं। जब इसके प्रभाव में लाया जाता है तो क्या होता है कि जो हमारे अभिरंजित डीएनए के जो जिनको कलर किया था वो पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से चमकीले नारंगी रंग की पट्टी के रूप में दिखाई देते हैं। इसका डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको अभी, ठीक है। डीएनए की इन पट्टियों को काटकर अलग कर लिया जाता है तथा जेल को निष्कासित कर दिया जाता है। यानी जो डीएनए की जो पट्टियां होती है वो जो दिखाई देती है हमें कलर वाली, उनको काट के अलग कर लिया जाता है और जेल को भी अलग कर देते हैं। इस प्रक्रिया को छालन या इल्यूशन कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? इल्यूशन कहते हैं, ठीक है। आगे दिया कि इस प्रकार अलग किए गए वांछित डीएनए खंड को क्लोनिंग वाहक के द्वारा या वाहक से जोड़कर पुनर्योजित डीएनए का निर्माण कर लिया जाता है। यानी जो डीएनए खंड अलग किया हमें वांछित डीएनए खंड को क्लोनिंग वाहक से क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं और पुनर्योजित डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा तैयार हो जाता है। तो ये था हमारा क्या, डीएनए का पृथक्करण और विघटन की बात कर रही थी। इससे आगे दिया हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो अपने बात कर रहे थे, दूसरा पॉइंट है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज, देखिएगा लाइगेज एंजाइम क्या काम करता है, ये क्या काम, ये विकर डीएनए के खुले स्रोत को जोड़ते हैं। यानी कि जो एंजाइम को विकर बोलते हैं हिंदी में, ये इंग्लिश का वर्ड है एंजाइम। जो ये जो एंजाइम होते हैं डीएनए के जो खुले स्रोत होते हैं उनको क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ये छोटे छोटे खंडों को जोड़कर सूत्र बना देता है। यानी कि छोटे छोटे खंडों को जोड़कर क्या करता है, एक सूत्र के रूप में, या हम कह सकते हैं एक प्रकार से जैसे क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन थ्रेड्स बताए थे मैंने। मुख्य रूप से दो डीएनए लाइगेज विकर या दो डीएनए लाइगेज एंजाइम प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे इकोलाई लाइगेज जिसके लिए एनएडी यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर की तरह प्रयुक्त होता है, तथा T4 डीएनए लाइगेज जिसके लिए एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये था हमारा क्या, लाइगेज एंजाइम का जो क्या काम करता है, खंड को जोड़ने के काम में आता है। ठीक है, उससे अगला पॉइंट है हमारा पॉलीमरेज एंजाइम। क्या है? पॉलीमरेज एंजाइम। इससे अगला बताया था हमने पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम में क्या होता है, ये एंजाइम टेम्पलेट पर न्यूक्लियोटाइड को बहुलीकरण करते हैं, जिसके डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से पुनर्योजित डीएनए या ये बोल सकते हैं कि संकर डीएनए यानी कि हाइब्रिड डीएनए जो हमने हमारे द्वारा बनाया गया। ठीक है, डीएनए या काइमेरिक डीएनए के गुणन द्वारा अनेक प्रतियां तैयार की जा सकती हैं। डीएनए की इन प्रतियों को सीडीएनए या सीडीएनए का मतलब सीडीएनए यानी कि कॉपी। ठीक है, सीडीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी होगी। इससे अगला पॉइंट था हमारा क्लोनिंग वाहक। देखिएगा क्लोनिंग वाहक में क्या था, तो क्लोनिंग वाहक के रूप में मुख्य प्लाज्मिड तथा जीवाणु भोजी को काम में लाया जाता है। जो हमारे क्लोनिंग वाहक का काम करते हैं उनमें क्या होता है, प्लाज्मिड और जो हमारे बैक्टीरियोफेज होते हैं जीवाणु भोजी को काम में लेते हैं। ये वाहक जीवाणु कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतियां बनाने में सक्षम होते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे, इसी तरह से मैं आपको एक एक पॉइंट करके शेयर कर रहा हूं कि जीवाणु भोजी के जीनोम की जीवाणु कोशिकाओं में अनेक प्रतिक्रिया बन जाती हैं। नेक्स्ट है, कुछ प्लाज्मिड की जीवाणु कोशिका में एक या दो प्रतिक्रियाएं, जबकि कुछ प्लाज्मिड की 15 से 100 तक प्रतिक्रियाएं बन जाती हैं। अगला पॉइंट है, यह विजातीय वांछित डीएनए खंड को इन वाहकों से जोड़ दिया जाता है तो वाहक के साथ विजातीय डीएनए की संख्या भी गुणित हो जाती है। यानी कि हम कहने का मतलब ये है कि हम जिस विजातीय डीएनए को जोड़ेंगे तो उसकी भी तो प्रतिक्रिया बनेंगी, वो भी तो एक डीएनए का पार्ट बन चुका है।
और बनती किस प्रकार से, मैंने आपको बताया था, जैसे हम जिस पार्ट को काटते हैं उसी के अकॉर्डिंग दूसरा भी उसी सेम में ही कटा होना चाहिए, या उसी में वही नाइट्रोजन क्षारक होने चाहिए जो उससे पहले जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला आगे दिया हुआ है इसमें कि वाहक में क्लोनिंग करते हुए निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। यानी कि कहने वाले कि जब हम वाहक में क्लोनिंग करेंगे उसकी, तो कुछ बातें हैं उसकी, जैसे पहला है प्रतिकृतियन का उद्गम यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा वर्ण योग्य चिन्ह यानी कि सिलेक्टेबल मार्क्स यानी कि मार्क होना चाहिए, क्लोनिंग स्थल कहाँ क्लोनिंग करना उसको, और जीन क्लोनिंग। तो इसी तरह से ये 4-5 पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।